हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। लगभग आपके मस्तिष्क में जो इंजन से संबंधित जो व्यवधान चलते रहते हैं कि इंजन में अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, इन समस्याओं का निराकरण, कारण, प्रभाव, दोष सभी को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखते हैं आज इंजन के अंदर किस प्रकार से क्या दोष बढ़ते हैं, उनके क्या कारण हैं और इंजन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे और क्या उपचार पड़ेंगे। तो इसी दिशा में देखें, सबसे पहले चलते हैं दोस्तों नंबर 1 दोष के ऊपर। देखिए, दोष जो बताया गया है ये इंजन में अधिक ईंधन खपत। ठीक है, इंजन में अधिक ईंधन खपत। तो दोस्तों कारण क्या है कि इंजन के अंदर कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपस में फंसकर चलते हैं। कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपस में फंसकर चलते हैं। अगर सही प्रकार से उन पार्ट्सों के अंदर जो लुब्रिकेशन वगैरह है या कूलिंग वगैरह है वो सही तरीके से नहीं होगी तो वो पार्ट्स क्या है, गर्मी पाकर फैल जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, तो कारण में जब बात करें, इंजन अधिक गर्म चल रहा है, इंजन जो अधिक गर्म चल रहा है इसका इंजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जो इंजन पार्ट्स है अगर गर्म चल रहा है तब की बात हो रही है। इंजन जो पार्ट्स हैं वो क्या करेंगे, गर्मी पाकर नजदीक जाएंगे आपस में, तो उनका जो गैप है, क्लियरेंस है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तथा इंजन में प्रवेश की जाने वाली हवा गर्म होगी। यानी कि एयर क्लीनर जो होता है उसके माध्यम से आपको पता है अंदर हवा प्रवेश करती है। ठीक है, तो अंदर जो हवा प्रवेश करेगी एयर क्लीनर के माध्यम से वो क्या होगी, गर्म ही होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इंजन के अंदर प्री इग्निशन, डेटोनेशन जैसी जो समस्याएं हैं, नॉकिंग जैसी समस्याएं वो उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो इंजन अधिक गर्म चल रहा है तो इंजन के जो पार्ट्स हैं क्या करेंगे, गर्म होकर उनका जो क्लियरेंस है वो कम हो जाएगा तथा इंजन में प्रवेश की जाने वाली हवा भी क्या होगी, गर्म होगी। तो उपचार क्या करना है दोस्तों, उपचार करना है जो शीतलन विधि है। कौन सी विधि, शीतलन विधि। शीतलन विधि की बात की जाए यानी कि कूलिंग सिस्टम, और दूसरी है स्नेहन विधि यानी कि लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इंजन पार्ट्स गर्म क्यों हो रहे हैं, पार्ट्स इसलिए गर्म हो रहे हैं क्योंकि क्या पता जो आपका रेडिएटर है, बड़े इंजनों की बात की जाए तो इंजन में ठंडा करने के लिए वहां रेडिएटर होता है, फैन होता है, वाटर पंप होता है और इंजन सिलेंडर के अंदर वाटर जैकेट्स बने रहते हैं। ठीक है, तो जो वाटर जैकेट्स होते हैं वो सिलेंडर के चारों ओर होते हैं। कहाँ, सिलेंडर ये जो होते हैं इंजन ब्लॉक के अंदर जो सिलेंडर्स बने रहते हैं इनके चारों ओर, ब्लॉक के अंदर ये जो सिलेंडर के चारों ओर क्या बने रहते हैं, वाटर जैकेट्स बने रहते हैं यहाँ। ठीक है, पानी के संचरण के लिए। क्या पता जो रेडिएटर है उसमें पानी का जो स्तर है, लेवल है, कम है, तो वहां से जो इंजन पार्ट्सों के अंदर जो गर्मी लेके आएगा, क्योंकि आपको पता है पिस्टन कहाँ चलता है, सिलेंडर के अंदर, और यहाँ ऊपर की ओर क्या होती है, दहन प्रक्रिया होती है। तो ये जो पानी है वो क्या करेगा, यहाँ से इनको घूमकर और यहाँ की जो गर्मी लेके वापस कहाँ आता है, रेडिएटर में आता है, ट्यूब्स में पानी आता है, फैन है जो लगा हुआ है वो अंदर की ओर हवा खींचता है, इंजन को इस प्रकार से ठंडा करता है। तो दोस्तों यहाँ जो कूलिंग सिस्टम अगर शीतलन विधि ठीक नहीं होगी तो वो किस प्रकार से उसको ठंडा कर पाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि इंजन अगर गर्म चल रहा है तो सीधा सा अभिप्राय है कि उसका जो कूलिंग सिस्टम है अर्थात जो शीतलन विधि है वो सही नहीं है। छोटे इंजनों की बात करें,
तो उनमें तो उनको ठंडा करने के लिए बाइक्स वगैरह पे एयर फिन्स लगी रहती हैं, पत्तियां सी। जब वायुमंडलीय हवाओं से टकराती है तो हवा का क्षेत्रफल बढ़ता है और वो इंजन ठंडे होते हैं, क्योंकि वो एल्यूमिनियम अलाय के बने रहते हैं। कई बार वो ज़्यादा गंदी हो जाती हैं तो इंजन क्या हो जाती है, ओवरहीट होने लग जाता है, धूल मिट्टी जम जाती है। तो पानी से उनको साफ वगैरह करके उनकी सर्विसिंग रखनी चाहिए उनको ठंडा करने के लिए। और जो बड़े इंजन है उसमें इंजन अधिक गर्म चल रहा है तो रेडिएटर का जो पानी का लेवल है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, होज पाइप कहीं से कटी फटी नहीं है, या फिर आपका जो फैन है सही प्रकार से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, या वाटर जैकेट्स है कहीं अवरुद्ध तो नहीं हो रहे हैं। तो वहां से क्या है कि वो पानी सही तरीके से फ्लो नहीं होगा, वहां पानी अंदर रोटेट नहीं होगा, तो वहां की गर्मी कैसे लेके आएगा वो। तो जो शीतलन विधि है वो क्या है, एकदम प्रॉपर तरीके से सही होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है स्नेहन विधि। स्नेहन विधि की बात की जाए तो लुब्रिकेशन सिस्टम है। तो दोस्तों लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है, पहले तो इसके बारे में जान लें। देखो कई बार जैसे मैं आपको एक मोटे स्तर पे बताता हूँ, बारिश वगैरह होती है तो अपने जो घरों के जो दरवाजे वगैरह हैं तो उन पर क्या होता है कि धूल मिट्टी के कण हैं वो लग जाते हैं और बारिश की बूंदें भी लग जाती हैं। तो वहाँ क्या है कि जब उस दरवाजे को हम खोलते हैं या बंद करते हैं तो एक साउंडिंग आती है, आवाज़ आती है, और ऑयल की 2 बूंद डालने के बाद में देखते हैं दोस्तों वहाँ से वो साउंडिंग खत्म हो जाती है। इसी प्रकार क्या है कि इंजन के अंदर भी कई ऐसे कल पुर्जे चल पुर्जे होते हैं जो आपस में फंस कर चलते हैं। अगर फंस कर चलते हैं तो उनमें घर्षण होगा और घर्षण के कारण उनके अंदर घिसावट होगी और उसी घर्षण से जो तापमान है वो भी उत्पन्न होगा। तो सीधी सी बात है कि उस घर्षण को कम करने के लिए, उस तापमान को अवशोषित करने के लिए और वहां से होके जब ऑयल गुजरेगा तो जो पार्ट्स आपस में फंस कर चले तो वहां उनके जो कण होते हैं उनको भी वो साफ करते हुए ले जाएगा। ठीक है, तो गर्म पार्ट्सों के बीच में से जब ऑयल होके गुजर रहा है एक तरीके से ठंडा करने का काम भी कर रहा है। तो अगर ये दोनों विधियां लुब्रिकेशन सिस्टम और शीतलन विधि सही नहीं होंगी तो ऐसा होगा, इंजन ओवरहीट भी हो सकता है जिससे इंजन सीज भी हो सकता है। तो कूलिंग सिस्टम है और ये जो स्नेहन विधि है इसको प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। इनलेट व एग्जॉस्ट, देखो दोस्तों इनलेट व एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हैं। ठीक है, तो इनलेट मैनिफोल्ड क्या होता है कि एयर क्लीनर जो होता है, एयर क्लीनर के बाद में यहां जो शुद्ध हवा है वायुमंडलीय वो एयर क्लीनर के माध्यम से प्रवेश करती है और जिस मार्ग से इंजन सिलेंडर के अंदर जाने का काम करती है वो होता है इनलेट मैनिफोल्ड। क्या होता है, इनलेट मैनिफोल्ड। तो ये जो इनलेट मैनिफोल्ड है तो यहाँ एयर क्लीनर क्या है कि लगातार धूल मिट्टी के कण आने से इसका ऑयल वगैरह है वो गंदा हो गया है, तो जो जाने वाली हवा है वो कम मात्रा में जा रही है। तो कम मात्रा में जाएगी तो वो क्या होगी, समय से पहले ही गर्म हो जाएगी, जिससे इंजन के अंदर नॉकिंग या डेटोनेशन होता है। कई बार आप देखते हो इंजन में अचानक से एक आवाज आती है धड़ाम की सी, यानी कि हैमरिंग की, हथौड़े की सी आवाज आती है। वो क्या होता है, प्रीग्निशन, यानी कि जो दहन प्रक्रिया है कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में होनी चाहिए वो समय से पूर्व हो जाती है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में इसे नॉकिंग या डेटोनेशन के नाम से जाना जाता है। तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि पूर्ण रूप से जो हवा जानी चाहिए थी एयर क्लीनर के माध्यम से वो नहीं जा पा रही है कम मात्रा में, क्योंकि ये गंदा हो गया है, इसका मार्ग अवरुद्ध हो गया है। तो जो इनलेट मैनिफोल्ड है उसकी सफाई होनी चाहिए। ठीक है, उसको एयर क्लीनर की सफाई होनी चाहिए, इनलेट मैनिफोल्ड की होनी चाहिए। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, तो दहन प्रक्रिया होने के बाद में जो जली हुई गैसेज हैं वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के माध्यम से और साइलेंसर से होती हुई बाहर वायुमंडल में निकलती हैं। तो अगर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है लगातार वहां से वो गैसेज वगैरह निकल रही हैं तो दोस्तों वहां कार्बन यानी कि जम सकता है, धुआं वगैरह की जो है वहां जम जाता है। और तो उससे क्या होता है कि लंबे अरसे में जब उसकी सफाई नहीं होती तो उसका जो मार्ग है संकीर्ण हो जाता है। तो वो धुआं है कम मात्रा में इंजन सिलेंडर से बाहर निकलेगा, साइलेंसर वगैरह से, इंजन सिलेंडर से,
तो ज्यादा है वो गर्म है, वो अंदर की ओर रहेगा, जिससे इंजन पार्ट्सों पे कार्बन भी जमा होगा और वो धुआं गर्म होता है तो वो इंजन पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, गर्म भी ज्यादा होंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जो स्नेहन विधि है और कूलिंग सिस्टम है यानी कि शीतलन विधि है और इनलेट व एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, इसको प्रॉपर तरीके से इसकी सर्विसिंग होनी चाहिए, ठीक है, जिससे इंजन है ओवरहीट नहीं हो यानी कि गर्म नहीं चले। तो गर्म होने के कारण यही थे और उपचार यही है कि शीतलन विधि, स्नेहन विधि, इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, साइलेंसर वगैरह हैं, इनकी सर्विसिंग होती रहे। चलते हैं दोस्तों दूसरे कारण की ओर। फ्यूल सिस्टम में लीकेज होना यानी कि ईंधन पहुंचाने की जो प्रक्रिया है इंजन के अंदर उसमें लीकेज हो गया है। तो लीकेज होने का क्या कारण है, नहीं लीकेज क्यों हुआ है, तो कारण ये है लीकेज हो गया है तो प्रभाव क्या पड़ेगा भाई इंजन पे। अगर फ्यूल सिस्टम में लीकेज हो गया तो इंजन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब साहब लीकेज हो गया है तो जहां पहुंचना चाहिए वहां तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो बाहर की ओर ही बिगड़ेगा यानी कि इंजन सिलेंडर में नहीं जाएगा। इंजन सिलेंडर में नहीं जाएगा तो जो फ्यूल मिलना था वो नहीं मिला, तो इंजन को जो ताकत है वो भी सही तरीके से नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो लीकेज हो रहा है, ऑयल की खपत भी क्या है, ईंधन की खपत भी बढ़ जाएगी क्योंकि वो लीकेज हो रहा है, काम तो आ रहा है नहीं, वैसे वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर जो खराब पार्ट्स है, मान लीजिए लो प्रेशर पाइप है, क्योंकि सबसे पहले फ्यूल जो आता है कहां से आता है, टैंक से। टैंक के बाद में एक पाइप होती है, लो प्रेशर पाइप। तो ये जो लो प्रेशर पाइप है किसको जाती है, फ्यूल फीड पंप को जाती है। लो प्रेशर पाइप है ये, ठीक है। फ्यूल कहां जाती है, फ्यूल फीड पंप को। और फ्यूल फीड पंप से देखो ये जो है क्या है, फ्यूल फीड पंप, फ्यूल फीड पंप, ठीक है। फ्यूल फीड पंप से दोस्तों ये जाती है फ्यूल फिल्टर में। ये क्या लगे रहते हैं, इनके साथ में फ्यूल फिल्टर लगे रहते हैं। और फ्यूल फिल्टर से जाती है ये FIP पंप में। तो ये दोनों क्या है, फ्यूल फिल्टर है। प्राइमरी और सेकेंडरी। और यहां से दोस्तों ये जो आपका पंप होता है बड़े वाला, इस पंप को बोला जाता है फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो दोस्तों देखो यहां हमने देखा कि जो फ्यूल है फ्यूल टैंक से सबसे पहले किस में आता है, फ्यूल फीड पंप में। फ्यूल फीड पंप के बाद में ये कहां जाता है, फ्यूल फिल्टर में, ठीक है। और फ्यूल फिल्टर के बाद में कहां जा रहा है दोस्तों, देखिए फ्यूल इंजेक्शन पंप में। और फ्यूल इंजेक्शन पंप से हाई प्रेशर पाइप होती है, कौन सी होती है, हाई प्रेशर पाइप। वो क्या करती है, जो इंजेक्टर्स होते हैं, नोजल होती हैं इंजेक्टर, उनको फ्यूल की सप्लाई करती हैं। और वो कहां जाके दहन करते हैं, इंजन सिलेंडर के अंदर। ईंधन कहां जाएगा, इंजन सिलेंडर के अंदर।
तो मान लीजिए अगर फ्यूल लाइन में ये लो प्रेशर पाइप है, अगर लीकेज हो गई है तो क्या है, हमें लो प्रेशर पाइप है वो चेंज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए जो हाई प्रेशर पाइप है लोहे की होती हैं, अगर इनमें कोई तकनीकी खराबी आ गई, किसी प्रकार से ये कट गई हैं या टूट गई हैं, तो इनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्यूल है वो कहाँ बिखरेगा, बाहर की ओर बिखरेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो खराबियां आई है, जिस पार्ट्स में आई है, उसको क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। इसके बीच में यहां से देखो आपको फ्यूल फीड से और फ्यूल फिल्टर के बीच में भी क्या है, ये पाइपलाइनें हैं। ठीक है, जो फ्यूल की सप्लाई करती है, अगर ये खराब हो गई तो इनको बदलना ही पड़ेगा। तो उपचार यही है। ठीक है, कारण था फ्यूल सिस्टम में लीकेज, तो हमने देखा प्रभाव कि वो जो फ्यूल है इंजन सिलेंडर में ना जाकर बाहर की ओर बिखरेगा। तो उपचार क्या करना है, जो खराब पार्ट्स हैं उनको बदल दीजिए। ठीक है, इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए अगला जो है वो देखिए प्रभाव कारण देखते हैं। इसमें बताया गया है कि इंजन का कंप्रेशन कमजोर होना। तो साहब अगर कंप्रेशन कमजोर होगा तो इंजन को ताकत कम मिलेगी, अगर कंप्रेशन ही कमजोर है तो इंजन की जो कार्य क्षमता है वो क्या होगी, कम होगी। तो इससे क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ेगा इंजन के अंदर, इंजन में उत्पन्न होने वाली शक्ति कम होगी। ठीक है, हवा कम मात्रा में जा रही है, तो अब डीजल इंजन की बात करें तो उसमें पूरा खेल ही किसका है, हवा का है, क्योंकि हवा को दबाकर ही उसमें दहन प्रक्रिया संपन्न की जाती है। पेट्रोल इंजन की बात करें तो उसमें हवा और पेट्रोल का मिश्रण जाता है, जहां अनुपात देखा जाए तो हवा ज्यादा मात्रा में होती है, 4:1 से 10:1 कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन का है। डीजल इंजन की कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो 14:1 से 22:1। तो कहने का मतलब जब कंप्रेशन कमजोर होगा तो इंजन की जो शक्ति है वो भी क्या होगी, प्रभावित होगी। ठीक है, इंजन की शक्ति भी क्या होगी, प्रभावित होगी। तो इसलिए करना क्या है उपचार, जो टेपिट क्लीयरेंस है, यानी कि जो वाल्व होते हैं सिलेंडर हेड के अंदर, इस तरीके से वाल्व लगे रहते हैं सिलेंडर हेड में। ड्राइंग थोड़ी सी कमजोर है, ये वाल्व होता है, तो इसके बीच में जो टेपिट क्लीयरेंस है, यानी कि आप ये करें कि जो वाल्वों का जो गैप है वो सही प्रकार से नहीं है। ठीक है, तो जाने वाली जो हवा है वो कम मात्रा में, क्योंकि जो ये वाल्व है इनलेट वाल्व है, मान लीजिए इसका कम हो गया, तो इनलेट वाल्व का कम हो गया तो जाने वाली हवा क्या होगी, कम मात्रा में प्रवेश करेगी, अंदर प्रवेश, और कम मात्रा में अंदर प्रवेश करेगी तो जो कंप्रेशन है वो स्वाभाविक सी बात है कमजोर होगा। ठीक है, पिस्टन तथा पिस्टन रिंग है, क्लीयरेंस है समायोजित है, इससे क्या होगा, पिस्टन है या पिस्टन रिंग है, उसका क्लीयरेंस है वो सही प्रकार से समायोजित नहीं होगा। ठीक है, अगर रिंगे वगैरह हैं वो लीक हो गई हैं, जैसे कंप्रेशन रिंग होती है जो उसको सिलेंडर की दीवारों के अंदर जो गर्म हवा होती है, यानी कि कंप्रेशन सक्शन स्ट्रोक में हवा आई, कंप्रेशन में उसको दबा दिया, तो रिंगे वगैरह घिस गई हैं, तो वहां से वो क्या होगी, जो गैसेस हैं वो लीक होंगी तो इंजन की जो कार्य क्षमता है उसमें प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कंप्रेशन कमजोर होगा, इंजन की कार्य दक्षता सही नहीं होगी। ठीक है, तो जो पिस्टन रिंग क्लीयरेंस है उसको भी समायोजित करें, और एयर क्लीनर है उससे की भी सर्विसिंग करें, क्योंकि जो शुद्ध हवा आनी है एयर क्लीनर के माध्यम से इनलेट मैनिफोल्ड में होती हुई सिलेंडर में जानी है। तो मैंने पहले बताया था कि एयर क्लीनर का जो चोक हो गया हो, यानी कि वहाँ लगातार हवा आती है तो साथ में धूल मिट्टी के कण भी लाती है, तो वहाँ वो फिल्टर वगैरह है उसका अवरुद्ध हो गया हो तो हवा है वो कम मात्रा में जाएगी, और कम मात्रा में जाएगी तो कंप्रेशन भी कमजोर बनेगा। तो उपचार में भी क्या करना है, जो टेपिट क्लीयरेंस है वो सही करना है, पिस्टन तथा पिस्टन रिंग जो गैप है क्लीयरेंस है उसको सही करना है,
और एयर क्लीनर की सर्विसिंग यानी कि उसकी सफाई करनी है। ठीक है, समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये दोस्तों। इंजन की लगभग जो समस्याएं हैं यहाँ से वो क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी आपको। अब दोस्तों अगर कोई आवश्यकता के अनुसार गियर का प्रयोग नहीं करता, ठीक है, अब जैसे आप स्पीड अधिक में चला रहे हो और आप दूसरे तीसरे गियर में ही चला रहे हो तो वहाँ फ्यूल की कंजप्शन बढ़ जाती है। मांग ये है, रिक्वायरमेंट कि जो नेक्स्ट गियर है वो आप बदलें, या कम स्पीड पे चला रहे हो आप उसको, गियर्स आपने सारे डाले हुए हैं तो उस स्पीड के अनुसार वो गियर सही नहीं है, तो इंजन पे क्या प्रभाव पड़ता है, आवश्यकता अनुसार गियर का प्रयोग न करना। अब जैसे प्रभाव क्या है, भार के अनुसार गति समायोजित नहीं होगी। ठीक है, भार के अनुसार गति समायोजित नहीं होगी, यानी कि सही प्रकार से आपने गियर का चयन नहीं किया तो भार के अनुसार जो गति है वो समायोजित नहीं होगी। आप देखते हैं कि जैसे चढ़ाई पे आप गाड़ी को चढ़ा रहे हैं तो वहां क्या आप 5वें गियर में गाड़ी को चढ़ा सकते हो, नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि उस पे भार देखते हैं और चढ़ाई देखते हैं, तो भार के अनुसार ही आप देखते हैं कि भाई ये पहला गियर है या दूसरा गियर है या तीसरा गियर में ये गाड़ी ऊपर चढ़ेगी। ठीक है, अगर भार नहीं होगा तो भार के अनुसार आप क्या है कि आप चौथे गियर में भी उसको चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखना ये होता है कि भार है कि नहीं। तो इंजन में जो भार है उसके अनुसार जो गति है, जो स्पीड है वो नहीं बन पाएगी। तो उपचार क्या करना है, अतिरिक्त जो भार है इंजन से उसको हटा दीजिए। ठीक है, अतिरिक्त भार को हटा दें, या फिर आप जो उसके अनुसार जो गियर है वो प्रयोग करें। भार के अनुसार जो गियर है या स्पीड के अनुसार जो गियर है, स्पीड या वेट के अनुसार, ठीक है, स्पीड के अनुसार या जो भार के अनुसार आप देखें कि भाई ये जो गियर का आपको चयन करना है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, नंबर 5। तो इसमें बताया गया है कि इंजन आइडल स्पीड में अधिक होना। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग जो प्रारंभिक स्पीड है उसमें भी क्या है, अधिक है। तो क्या होगा, इंजन अधिक आरपीएम पर चलेगा, यानी कि राउंड प्रति मिनट, उसका जो राउंड लेना है वो ज़्यादा फास्ट चल रहा है, आरपीएम राउंड प्रति मिनट। तो इंजन स्पीड जो है, आइडल स्पीड है, वो समायोजित करें। जैसे कार्बोरेटर होता है तो कार्बोरेटर के अंदर भी उसके स्क्रू वगैरह होते हैं, थ्रोटल स्क्रू रहता है उसका। ठीक है, और जैसे फ्लोट चैम्बर के लिए वहाँ भी क्या रहता है कि अगर कोई खराबी हो जाती है तो वहाँ उसको एडजस्टिंग स्क्रू के माध्यम से एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो स्पीड है वो सामान्य बनी रहेगी। आगे की ओर चलें। देखते हैं दोस्तों, FIP जो होता है यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप, जहां नाम आ जाती है FIP पंप यानी कि फ्यूल इंजेक्शन की पंप की, तो वहां कौन सा इंजन आ जाता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन यानी कि सीधा अगर जाना चाहो तो डीजल इंजन, सीधी बात करें तो डीजल इंजन। तो दोस्तों बात ये हो रही है कि FIP जो है उसके पार्ट्स हैं, उनमें अगर अधिक घिसावट हो जाती है तो क्या होगा। तो FIP पंप का काम क्या होता है कि इंजन को, मेरी थ्योरी के अनुसार मैं मानता हूं उसका काम, मैं बोलता हूं उसको TMP, मेरी थ्योरी के अनुसार TMP यानी कि एक निश्चित तापमान के तहत, M फॉर मेजरमेंट एक गणक के रूप में, P फॉर प्रेशर के साथ में ये फ्यूल की सप्लाई कहां करता है, इंजेक्टर्स को, नोजल के माध्यम से। मैंने एक डायग्राम बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, FIP पंप, वहां से हाई प्रेशर पाइप दिखाई थी जो इंजेक्टर को फ्यूल की सप्लाई कर रही थी। तो दोस्तों अगर
FIP पंप है, अगर उसमें घिसावट हो गई तो वो सही प्रकार से जो फ्यूल है, जैसे उसकी टेपिट रोलर होती है, प्लंजर होती हैं, स्प्रिंग वगैरह है, तो उन पार्ट्सों में अगर घिसावट हो जाती है तो क्या होगा, क्या होगा? फ्यूल का हार्ड प्रेशर कम होगा, फ्यूल का हाई प्रेशर। अब सही प्रकार से जो फ्यूल है वो इंजेक्टर को मिलना चाहिए, क्योंकि इंजेक्टर जो होता है 1500 PSI से 2500 या 3000 PSI के अनुसार जो दहन प्रक्रिया होती है इंजन सिलेंडर के अंदर, तो पिस्टन के ऊपर क्या करता है, वो फ्यूल का स्प्रे करता है। ठीक है, तो फ्यूल इंजेक्शन पंप से हाई प्रेशर पाइप जाती है, वो इंजेक्टर को जाती है, जो 1500 PSI से 2500 PSI ये फ्यूल का प्रेशर करते हैं। तो साहब अगर घिसावट हो गई है पार्ट्सों में तो ये हाई प्रेशर जो है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इंजन की जो कार्य विधि है वो क्या हो गई, व्यथित हो गई, उसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर कोई खराब पार्ट्स है, यानी कि उसमें टेपिट रोलर वगैरह हैं या उसकी स्प्रिंग वगैरह है FIP पंप के अंदर, ठीक है, प्लंजर वगैरह हैं जो बदलने योग्य हैं पार्ट्स, तो उन्हें बदल दीजिए। ठीक है, तो इसी दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो है टेपिट, या क्या कह रहे हैं, इंजन के अंदर क्या होते हैं, टेपिट्स होते हैं, वाल्व क्लियरेंस होता है, वाल्वों का गैप होता है रोकर और वाल्वों के बीच के अंदर। तो कह रहा है टेपिट या वाल्व, ये वाल्व है, वाल्व क्लियरेंस का समायोजित नहीं होना, यानी कि सही प्रकार से वो एडजस्ट नहीं है, यानी कि जो इनलेट वाल्व है वो सही समय पर नहीं खुल रहा, सही समय पर नहीं खुल रहा, तो जो शुद्ध हवा आनी है वो कहाँ से प्रवेश करेगी। एग्जॉस्ट वाल्व है, सही समय पर नहीं खुल रहा, तो जो दूषित गैस है वो कहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक है, ना तो सही समय पर बंद हो रहे हैं, ना सही समय पर खुल रहे हैं। तो क्या होगा इससे सिलेंडर के अंदर सक्शन तथा निर्वात पूर्ण नहीं होगा, ना तो शुद्ध हवा सही तरीके से इंजन के अंदर आएगी, ना ही दूषित गैसेज वो हैं वो सिलेंडर से बाहर निकल पाएंगी। ठीक है, तो करना क्या है उपचार के रूप में, यानी कि जो वाल्वों का जो गैप है, ठीक है, रखा जाता है इंजन निर्माता के अनुसार, एक गैप रखा जाता है इनलेट वाल्व का, एग्जॉस्ट वाल्व का, तो वो जो गैप है फिलर गेज के माध्यम से वो मापा जाता है। ठीक है, और कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जब प्रैक्टिकली रूप से देखें तो वहाँ उसको रॉक पोजीशन पे ले जाकर जो उनकी होता है वाल्व क्लियरेंस वो सेट की जाती है। ठीक है, तो क्या करना है उपचार, वाल्व या टेपिट क्लियरेंस समायोजित, यानी कि एडजस्टमेंट। समायोजित का मतलब होता है एडजस्टमेंट करें। ठीक है, नहीं तो इंजन की जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित होगी। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी देखा जाए तो सारे ही जो पॉइंट थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इंजन में ऐसी समस्याएं आती हैं और आपके मस्तिष्क में सवाल भी आते हैं, अगर ऐसा हो तो क्या हो। तो इन्हीं सारी समस्याओं को मैं दूर करने के लिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ 22 पॉइंट्स का। तो मेरी अनुसार आपके लगभग जो मस्तिष्क में जो समस्याएं हैं वो इनसे दूर होंगी। ठीक है, थैंक यू। तो नंबर 8 जो पॉइंट है उसमें क्या कह रहा है, इंजन पर अत्यधिक भार का होना, यानी कि इंजन के ऊपर है तो वो क्षमता से अधिक उसके ऊपर वेट है, यानी कि भार है, तो इससे क्या होगा, इंजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूर्ण, ये क्या है, पूर्ण एक्सीलरेशन पर भी इंजन कम आरपीएम पर दौड़ेगा। ठीक है, अब साहब गाड़ी के ऊपर जैसे मान लीजिए कि आप कोई व्यक्ति है, एक तो स्वतंत्र दौड़ लगा रहा है और उस पे 20 किलो वजन रख दिया जाए, तो एक स्वतंत्र जो दौड़ रहा था और एक 20 किलो वेट लेकर जो दौड़ रहा था, क्या वो उसी स्पीड से दौड़ेगा क्या?
बिल्कुल नहीं। कि इंजन पर अत्यधिक भार यानी कि क्षमता से अधिक, ठीक है, भार हो जाए तो इंजन में आप पूरी रेस दोगे, एक्सीलेटर दोगे, एक्सीलरेशन जो होती है, तो भी क्या होगा, इंजन क्या होगा, कम आरपीएम पर ही गति करेगा। तो करना क्या है भाई, इंजन पे जो अतिरिक्त जो भार है यानी कि जो अधिक भार है उसको हटा दो, ठीक है भाई, अतिरिक्त जो भार है वो हटा दो। अब एक आदमी है, कोई मल्टीपर्पज भी होते हैं, लेकिन एक से अधिक उसको काम दे दिए जाए तो वो उसमें व्यस्त हो जाएगा। आपको एसएससी भी पढ़नी है, आपको आईटीआई भी करनी है, आपको डिप्लोमा भी करना है, इसको तो कैसे पढ़ पाएगा वो, ठीक है ना। तो क्योंकि उस पर भार है, वो सारी चीजों का दे दिया। तो यहां क्या करना है कि जो अतिरिक्त भार है, अत्यधिक जो भार होता है तो उसको हटा दें। बाकी आप पूरा एक्सीलेटर लेते रहो, उससे क्या मतलब है, भार है, गाड़ी जो वजन है उसको चलने नहीं देगी, ठीक है ना। तो इंजन से जो अधिक भार है, अतिरिक्त भार है, उसको हटा दें। और कई बार देखो दोस्तों, समस्याएं एक और भी आती है, कहते हैं कि हमने एक्सीलेटर दबा रहे हैं, इंजन जो है वो दौड़ नहीं रही, फ्यू मिनट, थोड़ा सा गला सूख गया है। थैंक यू। तो दोस्तों बात ये हो रही थी कि कई बार कहते हैं कि भाई हम एक्सीलेटर पेडल को दबा रहे हैं, गाड़ी दौड़ नहीं पा रही है। तो समस्या एक्सीलेटर पेडल की नहीं है एक्चुअल में। अगर डीजल इंजन की बात की जाए या पेट्रोल इंजन की बात की जाए तो मैं दोनों को आपको बताऊं। जैसे डीजल इंजन जो होता है, एक्सीलेटर जो रोड होती है या एक्सीलेटर जो वायर होता है वो कहां जाता है, एफआईपी पंप के ऊपर जाता है। और एफआईपी पंप जो होता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप, उसके अंदर एक डिवाइस होती है जिसे बोला जाता है गवर्नर। और गवर्नर का काम क्या है कि इंजन की स्पीड के अनुसार फ्यूल की सप्लाई करना, ठीक है, इंजन की स्पीड के अनुसार फ्यूल की सप्लाई करना। अब साहब आपकी गवर्नर है, उसमें कोई दिक्कत आ गई या गवर्नर के अंदर से एक रोड आती है कंट्रोल रोड, अगर वो कहीं अटक गई तो इंजन की स्पीड उसी प्रकार से सामान्य बनी रहेगी और आप पेडल पे लगे हुए हो। तो समस्या कहाँ है, एफआईपी पंप के अंदर, गवर्नर में या कंट्रोल रोड में है, ठीक है। पेडल को छोड़े, वहां जो समस्या है उसको देखें, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो उपचार क्या है, देखें दोस्तों, मैंने यहां दिखा, इंजन से जो अधिक भार था उसे हटा देंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कारण था कंट्रोल रोड का अटकना, मैंने वो बता ही दिया, आ ही गया इसके अंदर। अगर जो कंट्रोल रोड है, ठीक है, ये जो कंट्रोल रोड है ये कहां होती है, एफआईपी पंप के अंदर, एफआईपी पंप। सॉरी मैं पूरा ही लिख देता हूं, इसको समझने में आसानी रहेगी, हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है। फ्यूल इंजेक्शन पंप, एफआईपी को क्या बोला जाता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो ये जो गवर्नर होती है वो एफआईपी पंप के अंदर होती है, और गवर्नर के अंदर से क्या आती है, कंट्रोल रोड आती है दोस्तों। क्या आती है, गवर्नर के अंदर से ही कंट्रोल रोड आती है। तो कई बार जो ये कंट्रोल रोड है खराब हो जाए या अटक जाए तो समस्या क्या आती है, प्रभाव क्या पड़ता है इंजन में। देखो एफआईपी की कंट्रोल रोड या कार्य नहीं करेगी, जिससे इंजन स्थिर गति पर, जहां अटक गया न्यूनतम स्पीड पे तो न्यूनतम पर, और अधिक स्पीड पर तो अधिक स्पीड पर, जहां कंट्रोल रोड अटक गई स्पीड वही बनी रहेगी। तो दोस्तों करना क्या है कि एफआईपी पंप की जो कंट्रोल रोड है, ठीक है, उसे व्यवस्थित करें, उसे ठीक करें, या गवर्नर में कोई भी खराबी आई है एफआईपी पंप को डिसमेंटल करके उसके अंदर उससे समस्या को दूर करें, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो है
वो है कि फ्यूल जो है, फ्यूल ईंधन की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता सही नहीं होना। अब साहब फ्यूल की गुणवत्ता ही सही नहीं है, क्वालिटी ही सही नहीं है, तो इंजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो उसको खुराक चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। मान लीजिए रोटी आप जो खाते हो, लगभग ये आपकी जो रोटी है 100 ग्राम की रोटी है और आपको दे 50 ग्राम की पतली पतली रोटियां दे दे, तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी? नहीं, क्योंकि आपको जो रिक्वायरमेंट, आपकी जो खुराक है वो नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है ना। तो यही है कि जो ईंधन के अंदर उसकी गुणवत्ता सही नहीं है, यानी कि अच्छी किस्म का नहीं है, ठीक है। अन्य धातुओं का उसके अंदर समावेश है, जैसे उसमें वाष्पीकरण भी है, यानी कि वाष्प है, पानी भी उसमें सम्मिलित हो सकता है, तो प्रभाव क्या करेगा? सही मात्रा में जो फ्यूल की सप्लाई है वो नहीं होगी। तो करना क्या है? देखना ये है कि जो अच्छी क्वालिटी का जो फ्यूल है वही इंजन के अंदर इस्तेमाल करें, ताकि इंजन की लाइफ भी बनी रहे, ठीक है। कई बार सस्ते के चक्कर में ऐसी दिक्कतें कर ही देते हैं, तो साहब सस्ता ना देखें, चीज़ को देखें टिकाऊ है, ठीक है, जो आपकी इंजन की रिक्वायरमेंट बढ़ाएगी, ठीक है। तो इंजन की गुणवत्ता के लिए अच्छी चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, है ना। सॉरी, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला जो पॉइंट है वो है एयर क्लीनर और इनलेट मैनिफोल्ड का चोक होना। बहुत बढ़िया, एयर क्लीनर व इनलेट मैनिफोल्ड का चोक होना। तो मैंने आपको बताया था कि इंजन के अंदर अगर बात की जाए डीजल इंजन की, तो जो शुद्ध हवा है वो एयर क्लीनर के माध्यम से इनलेट मैनिफोल्ड से होती हुई इंजन सिलेंडर के अंदर जाएगी। अब समस्या क्या हो गई, कारण क्या हो गया इसके अंदर कि साहब आपका इनलेट मैनिफोल्ड और एयर क्लीनर चोक है, तो जाने वाली हवा है वो क्या करेगी? कम मात्रा में बिल्कुल न्यूनतम प्रवेश करेगी। तो इंजन की अंदर हवा सही तरीके से नहीं जाएगी, तो वो समय से पहले ही गर्म हो जाएगा, प्रिग्निशन होगा, प्रस्फोटन होगा, ठीक है ना। इंजन में कई बार एकदम धड़ाम की सी आवाज़ आती है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो वो क्या है कि समय से पहले ही वो गर्म हो गया फ्यूल था। तो करना क्या है? देखिए, करना ये है कि अगर एयर क्लीनर और ये जो इनलेट मैनिफोल्ड है ये चोक हो गया है, तो इंजन में क्या होगा? पूर्ण मात्रा में हवा सिलेंडर में नहीं पहुंचेगी। स्वाभाविक सी बात है, चोक हो गया तो कहां से पहुंचेगी? तो उपचार क्या करना है? आपको जो एयर क्लीनर है, इनलेट मैनिफोल्ड है, ठीक है, उसको खोलकर उसको डिसमेंटल करके उसकी सफाई करें, ठीक है। एयर क्लीनर के अंदर कई बार है उसका एलिमेंट वगैरह है, धूल मिट्टी के कण आने से वो क्या हो जाते हैं? उसके छिद्र अवरुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। अगर साफ होने लायक है दोबारा फिट कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा वो एलिमेंट है उसका चेंज कर दीजिए, ठीक है। आगे की ओर बढ़े। इंजन की गलत टाइमिंग का होना, यानी कि साहब टाइमिंग ही ठीक नहीं रहेगी। कहने का मतलब ये था कि एक टेंस पढ़ते हैं कि कई बार मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए क्या होता। अब साहब इसमें कह रहा ये है कि जो टाइमिंग सही नहीं होगी तो इंजन के अंदर जो उसकी कार्य प्रणाली है वो क्या होगी? सही तरीके से सही कार्य नहीं कर पाएगी। यानी कि समय पर अगर इनलेट वाल्व नहीं खुलता है तो समय पर जो हवा है वो इंजन सिलेंडर में नहीं जाएगी। समय पर एग्जॉस्ट वाल्व नहीं खुलता है तो जो दूषित गैस हैं वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलेंगी, इंजन सिलेंडर के अंदर रहेंगी और लंबे समय के बाद में इंजन के अंदर कार्बन बनकर वो इंजन खराब होने के कगार पे आ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है? देखो ध्यान करें, इंजन की गलत टाइमिंग का होना, इंजन की गलत टाइमिंग का होना, तो जो पिस्टन की जो चाल है, यानी कि पिस्टन जो चलती है सिलेंडर के अंदर टीडीसी से बीडीसी, पिस्टन की चाल में
और जो वाल्व हैं जैसे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, इनलेट से शुद्ध हवा आती है, एग्जॉस्ट से दूषित गैस बाहर निकलती है, तो वो क्या होंगे, सही समय पर नहीं खुलेंगे। ठीक है, तो उनके क्या होगा, समय में अंतर, ये है अंतर। द लिख दिया भाई साहब, हमारे थोड़े से जो राइटर हैं पीडीएफ वाले, कंप्यूटर वाले साहब, उनमें कम दिखाई देता है, चश्मा लगी हुई है, तो उन्होंने लिख दिया अंदर, तो ये है अंतर। ठीक है, तो क्या होगा कि वाल्व के जो खुलने का समय है उसमें क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक है, सही समय पर वाल्व नहीं खुल पाएंगे, तो करना क्या है साहब, इंजन की जो टाइमिंग है वो सही करें। कैसे करोगे टाइमिंग, तो टाइमिंग सही करने के लिए जैसे वाल्व क्लियरेंस वगैरह है, तो वहाँ देखें कि ऊपर से वाल्वों को, जैसे सिलेंडर हेड के अंदर रोकर आर्म असेंबली जो होती है, रोकर और जो वाल्व की जो टिप है उसके अंदर एक यंत्र आता है फिलर गेज। ठीक है, गैप सही है कि नहीं, तो उस गैप को देखें, गैप सही नहीं है तो स्क्रू ड्राइवर और डी स्पेनर की सहायता से उसको कसें, सही करें। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है जो टाइमिंग है वो सही करें। ठीक है, वाल्वों को जो खोलने का जो काम है किसका होता है, केम शाफ्ट का होता है, और केम शाफ्ट जो ऑपरेट होती है किससे होती है, क्रैंक शाफ्ट से। तो इनके जो मार्किंग पॉइंट्स हैं वो सही नहीं मिले हुए हैं, तो वहाँ उनके जो मार्किंग पॉइंट्स हैं, टाइमिंग की जो चीज़ें हैं, तो इनके गियरों को समायोजित करें। क्योंकि इंजन को चलाने के 3 तरीके होते हैं, बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव और गियर ड्राइव, जिसमें केम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट के जो गियर हैं वो आपस में मिलकर फंसकर चलते हैं। तो वहाँ से टाइमिंग आउट हो रही हो तो टाइमिंग को सही करें। बढ़े आगे की ओर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत है, 22 है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आज 15 ही। ठीक है, 15 पढ़ाता हूँ आपको, काफ़ी लंबा समय हो गया, आप भी बोर हो जाओगे। तो दोस्तों देखें, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, 2 और क्वेश्चन है, 13 पे आ जाऊँ। FIP पंप का टाइमिंग गलत होना, तो मैंने बता दिया था, तो FIP पंप का क्या काम है, TMP। ठीक है, एक निश्चित टेम्परेचर यानी कि तापमान के तहत, M फॉर मेजरमेंट यानी कि गणक के रूप में, राइटिंग तो ठीक ही होगी। P फॉर प्रेशर के साथ। ये देखो FIP पंप के 3 काम बताए साहब मेरी थ्योरी के अनुसार। एक तापमान के तहत, ठीक है, एक मेजरमेंट यानी कि गणक के रूप में जो डीजल है उसको प्रेशर के साथ में, ठीक है, इंजेक्टर को भेजने का काम करता है। तो इसकी जो टाइमिंग सही नहीं होगी तो जो फ्यूल का जो स्प्रे है यानी कि इंजेक्टर को ये जो डीजल भेजेगा वो सही समय पर नहीं होगा, और सही समय पर नहीं होगा तो इंजन की जो कार्य प्रणाली है वो क्या हो जाएगी, व्यथित हो जाएगी। ठीक है, तो इंजन सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब अगर टाइमिंग गलत है तो उस टाइमिंग को सही करें, क्योंकि इसके लिए FIP पंप की जो जांच होती है उसके लिए क्या आता है, एक मशीन आती है, उस मशीन को बोला जाता है पंप कैलिब्रेशन। पंप कैलिब्रेशन टेस्टिंग एंड फेजिंग मशीन। तो अगर FIP पंप की जो टाइमिंग है वो गलत हो जाती है तो पंप कैलिब्रेशन एंड फेजिंग मशीन पर उस FIP पंप को इंजन से डिसमेंटल करने के बाद में वहाँ उसके प्रेशर वगैरह है, वहाँ उसकी क्या होती है, जांच होती है। ठीक है ना, तो वहाँ उसको लेके जाते हैं। चलो इसी क्रम में अगले जो क्वेश्चन बचे हैं, तो अगला जो हमारा पीरियड होगा, अगली क्लासेज होंगी तो उसमें पूर्ण कर लेंगे।
थैंक यू तब के लिए।